अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट हमारी जो आप लोगों की मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात में जहाँ तक मेरा ख्याल है या फिर मुझे याद है, मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 ख़त्म करवाया था न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो आप लोगों ने लास्ट लेक्चर रिकॉर्डिंग देखी होगी या फिर लास्ट जो हमारा टॉपिक देखा होगा, उसमें मैंने तुम लोगों को चैप्टर नंबर 4 को क्या करवाया था, एंड करवाया था। अच्छा, चैप्टर नंबर 4 के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनका सीन कुछ ऐसा है कि मैं नोट्स के हिसाब से नहीं करा रहा, बल्कि मैं असाइनमेंट के हिसाब से करवा रहा हूँ। यानी कि जो असाइनमेंट आप लोगों को दिया था मैंने, उसमें न्यूमेरिकल नंबर आप लोगों ने 1A किया होगा, 1B किया होगा, 1C किया होगा। अच्छा, दो तरह से क्लासेस हो रही थी, एक लाइव क्लास हो रही थी और फिर एक रिकॉर्डेड क्लास हो रही थी। तो लाइव क्लास में कुछ बच्चों की तरफ से ऑब्जेक्शन आए थे कि सर हम नहीं ले पाते हैं और क्वेश्चंस निकल जाते हैं, बट मैंने आपको कह दिया था कि मैं जो जो पढ़ा रहा हूँ A to Z हर चीज़ का वीडियो बैकअप इस तरह दूंगा कि आपको खुद यकीन नहीं आएगा कि आपके पास हर चीज़ का मैसेज मिल रहा है आपको। और एक व्हाट्सएप अगर आपको मिल जाए तो उस एक व्हाट्सएप का मतलब होता है कि पूरा एक चैप्टर आपका क्या हो गया है, क्लियर हो गया है। अच्छा, सेकंड ये कि जो हमारे इस साल का पैटर्न है, तमाम की तमाम कयास आराइयाँ मेरे हिसाब से ख़त्म हो गई हैं। और वो ये उसकी वजह ये है कि पेपर के हवाले से 9 क्लास का अगर बिलफर्ज कुछ मामला चेंज करना होता या पेपर नहीं लेना होता तो कभी भी 9 क्लास का मॉडल पेपर नहीं दिया जाता। 9 क्लास का मॉडल पेपर दे दिया गया है और जिसके हवाले से मेरे ख्याल से वीडियो वगैरह शेयर भी की थी मैंने, आप लोगों ने देखी हो शायद। तो 9 क्लास का जो मॉडल पेपर है वो देने का मतलब यही है कि पेपर लेने में तो सीरियस हैं। लेकिन फिर उसके बाद मुझसे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे बहुत ज़्यादा सवाल कर रहे थे। मैंने उसकी वीडियो यूट्यूब पे डाली तो है, बट मैंने शेयर नहीं की थी अभी कहीं पे। तो उसमें मैंने ये क्लियर किया है कि इस साल कोविड की वजह से जो भी चेंज आएगा वो इस तरह से कुछ ना कुछ किया जा सकता है, बट आप लोगों का कोई मॉडल पेपर नहीं आएगा। मॉडल पेपर उस वक्त दिया जाता है, मॉडल पेपर उस वक्त दिया जाता है कि जब कोर्स चेंज हो या मिसाल के तौर पे सिलेबस में कोई अपडेट किया जाए, कोई नया टॉपिक इंक्लूड कर दिया जाए, कोई चैप्टर हटा दिया जाए, तो मॉडल पेपर दिया जाता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपके जो मिसाल के तौर पे ऐसी बस मुंह उठा के नया मॉडल पेपर अनाउंस कर दें, नहीं होता। तो आपकी अभी तक की जो सिचुएशन है, अभी तक के जो हालात हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का जो पेपर होगा वो टोटली उसी पैटर्न पे होगा कि जो पैटर्न आपका था। और अगर बिलफर्ज अभी 4 जनवरी को फैसला होने जा रहा है बहुत कुछ चीज़ों का, जिसमें मेरे ख्याल से आप लोग के मई जून वगैरह में मामलात हैं। मई में 9 मैट्रिक है और जून में तुम लोग के पेपर्स हैं। तो यू हैव नाउ आई थिंक सो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4-5 महीने अभी भी आपके पास मौजूद हैं। और मैंने आपसे वादा किया था कि लॉकडाउन के दौरान ही इंशाल्लाह तुम लोग के 7 चैप्टर क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे मैंने वादा किया था, एक तो ग्रुप आप लोग का बना हुआ है, फिर एक ग्रुप मेरा है, तुम लोग का गर्ल्स का अलग है, बॉयज़ का अलग है, लेकिन मैंने एक ग्रुप तुम लोग का बनाया हुआ है जिसमें मैं हर चीज़ की अपडेट डाल रहा होता हूँ टाइमली। मैं रिप्लाई नहीं करता या किसी चीज़ के वो करता हूँ, ऑब्जेक्शन करते हैं, वो एक अलग इशू है कि मैं रिप्लाई नहीं कर रहा। बट मैं उस ग्रुप में, आप देख सकते हैं ऐसे टोटल मिला के 8 ग्रुप्स हैं, हर ग्रुप में इसी तरीके से स्टूडेंट्स हैं। तो 8 ग्रुप्स को मैं, हर स्टूडेंट अगर मुझे मैसेज करे तो मैं रिप्लाई तो नहीं कर सकता, बट मुझे पता होता है कि यार बच्चे को यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। जैसे अभी बहुत से बच्चे चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल्स का बैकअप मांग रहे थे, मैंने चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स का बैकअप अभी तैयार किया ही नहीं है, मैं कैसे दे सकता हूँ। तो उसका मैं रिप्लाई करती नहीं, सीन करके छोड़ देता हूँ मैसेज। इसी तरह चैप्टर नंबर 2 का बैकअप तैयार हो गया था, क्लास तुम लोग की क्लास के दौरान ही तैयार करा था, बट इत्तेफाकिया तौर पे हुआ ये कि चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा, उसमें मैंने आप लोगों के वीडियो बैकअप सारे कंप्लीट नहीं किए। उसको भी इंशाल्लाह बहुत जल्द अपडेट करूंगा मैं, और अपडेट करके आगे अनाउंस कर दूंगा। मेरे ख्याल से 15-16 तक मामलात नॉर्मल अगर हो जाते हैं तुम लोगों के, या फरवरी में हो जाते हैं, तो चैप्टर नंबर 1 से यानी मेरा ये पूरा प्लान है कि मैं तुम लोगों को चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक मुकम्मल आप लोगों को जो चैप्टर है विथ न्यूमेरिकल्स एंड एमसीक्यूज अला बला कंप्लीट करवा दूंगा। यानी जब तुम लोग आओगे वापस तो मैं तुम लोग को कहूँगा भाई तुम लोगों ने देना है मिड टर्म, और उस वक्त तक लेकिन पता चल जाएगा कि यार पेपर पैटर्न वगैरह क्या है, हमारी तैयारी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। सेकंड चीज़ ये, बच्चे बहुत से पूछ रहे हैं कि ये जो रिड्यूस्ड कोर्स आया है इसके हिसाब से हम तैयारी करें, या अगर एमसीक्यूज़ बेस्ड पेपर हो जाए, किसी और ट्रैक पे पेपर हो जाए तो क्या आउट आ सकता है। तो ये बात अच्छी तरह अपने जहन में ठोक लो, बैठा लो, जो करना है कर लो कि क़यामत भी आ जाए तो आपका कोर्स चेंज, रिड्यूस कोर्स से आउट पेपर नहीं दे सकते इस बार। क्यों? क्योंकि हमेशा ये उसूल होता है बोर्ड का कि बच्चे को कोर्स कम से कम 7 से 8 महीने पहले फाइनलाइज करना होता है।
आप मिसाल के तौर पे 2 महीने ये पहले बोलें कि जनाब अली रिड्यूस कोर्स के हिसाब से पेपर नहीं होगा बल्कि हम तो पूरे पेपर से पढ़ाएंगे, तो मुझे एक बात बताइए, बच्चा एक्सेप्ट करेगा क्या? केस हो जाएगा, फिर मुख्तलिफ मामला हो जाएंगे। तो रिड्यूस कोर्स इन्होंने इसी वजह से टाइमली दे दिया है। हमसे ज़्यादा ज़हीन लोग बैठे हुए ऊपर, हम कुछ भी नहीं है, उनको पता होता है कि आगे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो उन्होंने रिड्यूस कोर्स दिया है। इसका मतलब यह है कि ये टॉपिक्स पढ़ लो बेटा, पेपर किस तरह लेंगे इस साल पेपर हमें किस तरह लेना है वो वक्त डिसाइड करेगा, बट जब भी हम पेपर लेंगे इसी रिड्यूस कोर्स के अकॉर्डिंग लेंगे। ये मेरे ख्याल से बुनियादी तहफ़्फ़ुज़ात और बुनियादी क्वेश्चंस बच्चे कर रहे थे जिनका मैंने आप लोगों को जवाब दे दिया है, कोई सवाल मेरे ख्याल से नहीं बचा होगा। चैप्टर नंबर 4 में एक टॉपिक बचा था, उस टॉपिक का नाम था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मेरे ख्याल से बॉयज़ का एज वेल एज गर्ल्स का ये वाला टॉपिक सिर्फ बचा हुआ है। इस टॉपिक के बाद जो चैप्टर नंबर 4 है वो क्या हो जाएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। बट इस टॉपिक को मैं कर्ज के तौर पे रख रहा हूँ जानबूझ के। उसकी वजह यह है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो टॉपिक है कि मैं उस दिन करवाऊंगा जब हालात नॉर्मल हो चुके होंगे। वजह क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का टॉपिक इस साल बोर्ड के पेपर में मेरे हिसाब से कंफर्म आएगा, आने वाला टॉपिक है बोर्ड के पेपर में। देख लीजिएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का टॉपिक इस बार अगर एमसीक्यूज बेस्ड पेपर नहीं हुआ, जो मुझे नहीं लगता एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होगा, एक तजुर्बा है, जस्ट एक मतलब एक तुक्का है मेरा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, आने वाले दौर में क्या होगा किसी को नहीं पता। बट अगर एमसीक्यूज बेस्ड पेपर हुआ तो फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी ना, फिर तो एमसीक्यूज बेस्ड पेपर है। लेकिन अगर बिलफर्ज एमसीक्यूज बेस्ड पेपर नहीं होता है तो इस साल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का टॉपिक होगा। और जब हमारे क्लास नॉर्मल हो जाएगी, अभी आपको पता है मेरे ख्याल से ये गर्ल्स भी आधी आई हुई, बॉयज़ भी आधे आए हुए, आधे से भी आधे आए हुए, तभी ये बैठे हुए क्लास में, वरना तो आप लोग बैठ भी नहीं सकते थे इस क्लास में। तो लिहाजा 50% से ऊपर 60% बच्चे इस वक्त क्लास के क्या हैं, एब्सेंट हैं आप लोगों के सामने। तो मेरे ख्याल से 50-60% बच्चे मौजूद ही नहीं हैं। तो मैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का टॉपिक आपको करवाऊंगा। उसके बाद क्या नाम है, फिजिकल क्लास में जैसे नॉर्मल हो जाएंगे। 1 महीने की सीने, ये सब मामला सर्दी तक का है। सर्दियां ख़त्म होंगी उसके बाद आपका ऐसा बिजी स्केड्यूल स्टार्ट होने वाला है कि आपकी सोच है सर्दियां, ये इस सर्दी के बाद ना कोई कोरोना का डर वैसे भी अभी ख़त्म हो गया है। कोई मतलब बोलना नहीं चाहिए, वीडियो बन रही है, बट वो क्या है, घंटा डर नहीं लगता किसी को, कुछ डर वर नहीं है। पूरी दुनिया खुली हुई है और पूरे मामला चल रहे हैं। बट ये है कि सिर्फ और सिर्फ आप जलसे में, जुलूस में, आप वहाँ चले जाएं, सिंदबाद चले जाएं, आप लकी मॉल चले जाएं, पूरी दुनिया चल रही है यार। मैं कुछ दिन पहले गया था, अभी इम्तियाज़ चले जाओ, वो रश लगा हुआ है, लोग खड़े हुए। हकीकत है, बिल्कुल पॉइंट की बात है। बट प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम यह है कि क्लास में 15 बच्चे बैठना अलाउड नहीं है। बच्चे को भी पता है, वालिदैन को भी पता है कि भाई ये क्या है, आप कितना बच सकते हो, बारिश में आप कितना बच सकते हो पानी से। वायरस तो हर जगह मौजूद है, किसी से भी लग सकता है, मरना तो है, ठीक है ना, मरना तो एक दिन है। तो डर के जितना जो डर गया वो मर गया, ठीक है ना। इंसान को स्टेट वे में चलना चाहिए। खैर, अब हम आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर कौन से स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई साहब, 6। अब सुनो तवज्जो के साथ। चैप्टर नंबर 1 हमारा पूरा हो चुका है, मैं पूरे के पूरे कोर्स का पैटर्न क्लियर कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 1 हमारा पूरा हो चुका है। चैप्टर नंबर 2 हमारा थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा हो चुका है। न्यूमेरिकल का मैं जामिन हूँ, न्यूमेरिकल का मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द बैकअप तैयार कर रहा हूँ, मिल जाएगा आपको। चैप्टर नंबर 3 की थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। न्यूमेरिकल का ना तो मैं वीडियो बैकअप दूंगा और ना ही वीडियो बैकअप तैयार हो रहा है। चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल्स फिजिकल क्लास के अंदर दोबारा से पूरे न्यूमेरिकल कराऊंगा क्योंकि उसमें कुछ चेंजिंग आई है। चैप्टर नंबर 4 वीडियो बैकअप तैयार हो चुका है, यूट्यूब का जो चैनल है मेरा उस पर अपलोड हुआ हुआ है, बट मैंने वो व्हाट्सएप नहीं बनाया अभी तक, ठीक है। तो यूट्यूब पे मौजूद है बहरहाल मेरा वो न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 4 का जो बैकअप है, साथ में यहाँ से भी आप लोगों को मिल रहा होगा चैप्टर 4 का न्यूमेरिकल। चैप्टर 4 के न्यूमेरिकल्स के साथ चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। एक टॉपिक कर्ज है मेरा और वो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वो मैं करवाऊंगा, मुझे बिल्कुल याद है। इसके बाद आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं चैप्टर नंबर कौन सा, 6। सबसे पहली बात ये कि चैप्टर नंबर 6 अगर मैं चाहूँ, मैं चाहूँगा नहीं, ये पहले बता दूँ, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो मैं आज ही चैप्टर नंबर 6 क्या करवा सकता हूँ, कंप्लीट करवा सकता हूँ। और चलो जाओ, क्या याद करोगे, चैप्टर 6 आज स्टार्ट कर रहा हूँ और आज ही ख़त्म, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 आज स्टार्ट करा के आज ही ख़त्म कर दूंगा और ये मैंने हाई लेवल की ठंडी की है, ठीक है बेटा। कितने मिनट्स हैं, अब तुमने बोल दिया ना मुझे, मैं चैप्टर 6 अभी ख़त्म करूँगा। आओ बेटा, चैप्टर नंबर फिजिक्स, चैप्टर नंबर, यहाँ से एक डंडा हिला दो, देख बेटा अभी मत बोल, अकेले जब क्लास होती है ना उस वक्त कुछ भी बोलो। अभी तुम लोग अपनी बहनों के साथ बैठे हो,
अच्छा, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये, बेटा बॉयज़ एंड गर्ल्स, देखिए चैप्टर नंबर 6 का अभी सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि चैप्टर नंबर 6 में इस साल क्या चेंज है और कौन कौन से टॉपिक्स हैं कि जो हमें पढ़ने हैं और कौन कौन से टॉपिक्स हमें नहीं पढ़ने। चैप्टर नंबर 6 जो है बेटा, जो कि पूरा का पूरा चैप्टर ग्रेविटेशन के मुतालिक है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मज़ेदार चैप्टर है, बट इस साल मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ अगर मज़े कर रहे हैं तो टीचर्स कर रहे हैं, और मैं भी कह रहा हूँ कि जितने ज़्यादा लॉकडाउन लगा रहा है अच्छा है, घूमो फिरो मज़े करो। चैप्टर नंबर 6 ग्रेविटेशन, वैसे इस चैप्टर नंबर 6 में काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। कौन कौन से टॉपिक्स हैं ज़रा सुनिएगा। चैप्टर नंबर 6 में सबसे पहला जो टॉपिक बच्चे को पढ़ना होता है वो पढ़ना होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसके बाद आपकी दुआओं से जो अगला हमारे पास चैप्टर आता है या अगला हमारे पास जो टॉपिक आता है वो आता है मास ऑफ अर्थ। फिर उसके बाद अगला टॉपिक आता है, और ये सारे टॉपिक बहुत छोटे छोटे से आसान टॉपिक हैं, बुनियादी टॉपिक। ये टॉपिक तो बच्चा मैट्रिक क्लास में भी पढ़ के आता है, तो इसमें कुछ इतना मुश्किल नहीं है। डेंसिटी ऑफ अर्थ, और उसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ, एंड दैट्स ऑल। वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ आपको कमिंग लेक्चर में मिल जाएगा, यानी आज मैं ये 3 टॉपिक इंशाल्लाह क्लियर करवा दूंगा। चलो नहीं, तीनों नहीं, 1-2 करवाता हूँ, लेकिन बहरहाल मैं चाहूँ तो करवा सकता हूँ। तीनों टॉपिक छोटे से हैं, बट नहीं करवा रहा, मेरी मर्जी। लेकिन वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ इस साल के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक सुन लो। इस साल जो टॉपिक आएगा जब पेपर अगर होता है, तो मेरे ख्याल से इन सब में से जो टॉपिक आपका तशरीफ लाएगा वो कौन सा लाएगा? वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, इसको मैंने बहुत तरीके से पढ़ाया है। लेक्चर मेरे पास मौजूद है, आज रात में ये लेक्चर यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो जाएगा, और अगले हफ्ते में ये आपको यहाँ से आपको मिल जाएगा जो पोर्टल पे आ रहा है। तो आप दोनों में से जहाँ देखना चाहें देख सकते हैं ईजिली। ठीक है, तो हमारे पास ये 4 टॉपिक्स हैं जो हमें चैप्टर नंबर 6 में पढ़ने हैं। आइए अपना सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इसे राइट डाउन कर लो जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक बेटा। अब हमारे पास पहला टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है चैप्टर नंबर 6 का, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अच्छा, ये जो टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये बड़ा जो है ना घटिया लॉ है, मुझे पसंद नहीं है ये जो अब क्या करें, आप लोग बैठे हुए मिल के, लेकिन काश अलग बैठते, लेकिन अलग बैठते तो इसको बड़े अच्छे अंदाज में पढ़ा सकता था मैं। आप तो बॉयज़ तो मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं, गर्ल्स इतना नहीं जानती, लेकिन ये है कि मैं बस इतना बताऊं, न्यूटन का पहला सेंटेंस जब बताऊंगा ना तो आप समझ जाएंगे कि न्यूटन किस लेवल का बंदा था। वो कहते हैं ना, एक मूवी में मैंने देखा था, वो कहते हैं कि होते सब हैं बताता कोई नहीं है, तो लिहाजा ये जो मैं तेरे को ना चमाट मार के जब बाहर निकल, कहाँ गया वो काला, कहाँ गया, मैं बता रहा हूँ, चमाट मार के बाहर निकाल दूंगा, फिर जो है ना यही होगा कि पिटता मैं हर किसी से हूँ, बताता घर में किसी को नहीं हूँ, यही होगा तुम्हारे साथ फिर। सही है, नहीं करो। अच्छा, अब क्या है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? क्या कहता है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? कहता है इस कायनात में, ये दुनिया का मसला नहीं है, कायनात में, कायनात समझते हो ना, यूनिवर्स, इस कायनात में तमाम बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करने में लगी हुई हैं, कोई और काम ही नहीं है कायनात में।
कायनात में तमाम बॉडीज एक दूसरे को क्या कर रही हैं, अट्रैक्ट कर रही हैं। इंटरनेशनल मसला है ये, ठीक है, बल्कि इंटरनेशनल नहीं, यूनिवर्सल, ठीक है। कौन सा मसला है, यूनिवर्सल। तो पहला सेंटेंस याद हो गया, एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी। कोई और काम नहीं, काम क्या है भैया, हर बॉडी को, हर बॉडी क्या किस लिए पैदा की गई, दूसरी बॉडी को क्या करे, अट्रैक्ट करे। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो लिहाजा अब तवज्जो के साथ जरा आगे चलते हैं, सेंटेंस याद करो पहले, एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स। ये तो अंडरस्टूड है ना कि फोर्स तो होगी, जाहिर सी बात है। फिर से सुनो क्या है भाई, एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स। एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स। अब एक बात है सोचने वाली, अगर मास ज्यादा होगा, देखो फोर्स बॉडी लगा रही है, बॉडी का मास अगर ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि फोर्स भी क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी। मास कम होगा तो फोर्स भी क्या लगेगी, कम लगेगी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमारे पास इमेजिन करने के दो बॉडीज हैं, एक बॉडी ए है और एक बॉडी हमारे पास बी है, और इनके दरमियान जो सेंटर है उसका फासला इमेजिन कर लीजिए कि आर के बराबर है, जिसको मैं रेडियस या डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो एक का मास m1 है और एक का मास m2 है, और इन दोनों बॉडीज के दरमियान फोर्स मौजूद है। तो मैं कहूंगा कि देखें जी, दोनों बॉडीज एक दूसरे को क्या कर रही हैं, अट्रैक्ट कर रही हैं, बट ख्याल रहे कि ये जो फोर्स है ये इनके मासेस के प्रोडक्ट, ये दोनों बॉडीज के मासेस का इंपैक्ट आएगा ना। यहां पर दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, तो अगर दोनों का मास ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा होगी, दोनों का मास कम होगा तो फोर्स कम हो जाएगी। इसका मतलब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 into m2। So point is that every body in this universe attracts every other body। ये सेंटेंस याद हो गया भाई, सेंटेंस क्या है, every body in this universe attracts every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses, which is directly proportional to the, तवज्जो है भाई, which is directly proportional to the। अब देखो एक उसूल याद रखना, फासला बढ़ता है तो अट्रैक्शन कम हो जाती है, समझ रहे हो, हैं वो बहुत तेज हो रहे हो, ठीक है, तो समझ तो रहे हैं। ये लोग ज्यादा हंसे, इनको ज्यादा समझ में आ रहा है, ठीक है भाई। फासला बढ़ता है तो अट्रैक्शन कम हो जाती है। मैं मैग्नेट और लोहे की बात कर रहा था कि मैग्नेट में अगर लोहा करीब हो तो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, और मैग्नेट से लोहा अगर दूर हो तो वो कम अट्रैक्ट करेगा। इट्स अंडरस्टूड, ठीक है। तो लिहाजा तवज्जो रखिएगा, तवज्जो, लिहाजा पॉइंट क्या है कि फोर्स, फासला जितना कम फोर्स उतनी ही ज्यादा, और फासला जितना ज्यादा फोर्स उतनी ही कम। इसका मतलब दोनों इनवर्सली हैं। इनवर्सली का मतलब क्या होगा कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फासला। सही कह रहा हूं ना मैं, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फासला, लेकिन यहां पे मैं लगाऊंगा स्क्वायर। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि सर ये तो ठीक है, लॉजिकली तौर पे बात समझ में आ रही है कि जो फोर्स है वो फासले के स्क्वायर, फासले के इनवर्सली होगी। फासला बढ़ेगा फोर्स कम हो जाएगी, फासला कम होगा फोर्स ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, इट्स ओके। बट आर स्क्वायर क्यों आ रहा है, आप इनसे कोई बच्चा बता सकते हैं इसका जवाब? बॉडी दो हैं, जब दो बॉडीज होंगी तो फासला भी दोनों के हिसाब से देखेंगे। तो आर एक के लिए फिर दूसरे के लिए आर, तो मिलकर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो पूरा सेंटेंस अब जरा डिजाइन करते हैं हम, बन क्या रहा है। देखिए पूरा सेंटेंस ये बन रहा है कि एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी। एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विथ अ फोर्स। Every body in this universe attracts every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and square of the distance between their centers, and that's all. Clear है जी? मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। दोबारा से पढ़ लीजिए, बॉडी, तमाम बॉडीज यूनिवर्स में एक दूसरे को क्या कर रही हैं, अट्रैक्ट। फोर्स जो है वो मासेस के प्रोडक्ट की क्या होगी, डायरेक्टली, और फासले के स्क्वायर की क्या होगी। और मेरे साथ पूरा सेंटेंस कंप्लीट करो, क्या है, एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विथ अ फोर्स which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers। मुश्किल तो नहीं है? अच्छा जी, अब मेरा बेटा, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। तो हम जब दोनों को कंपेयर करवाएंगे तो बनेगा कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2
वी गेट, तो मेरा बच्चा इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को कंपेयर करोगे तो क्या बनेगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अच्छा, बात यह है कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो इजिकल टू और साथ में क्या लगता है भाई साहब, कांस्टेंट लगता है। तो यहां जो कांस्टेंट लगता है, ये मैट्रिक क्लास ही रट्टा लगा के आए होगे तुम लोग, यहां जो कांस्टेंट लगता है वो g लगता है, और ये जो g है इस g को कहा जाता है वेयर g इज नोन एज, where G is known as universal gravitational constant which is equal to, याद है किसी की वैल्यू 6.67 into 10 के पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। बोलो बेटा, क्लियर है? सो दिस इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मुझे एक बात बताओ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की हेडिंग डाल के स्टेटमेंट लिख लोगे, स्टेटमेंट के बाद उसकी एक्सप्लेनेशन लिख लोगे, कोई एतराज, कोई प्रॉब्लम? अब मुझे जल्दी से बताओ, मास ऑफ अर्थ भी अभी करवा दूं? कोई एतराज तो नहीं है? अब मेरी तरफ देखिएगा बेटा। इसके बाद आता है हमारे पास अगला कॉन्सेप्ट, जिस टॉपिक का नाम है मास ऑफ अर्थ। आपका भाई आपकी दुआओं से इंशाअल्लाह ज़वजल अभी के अभी पूरी दुनिया का क्या निकालेगा, मास निकालेगा। ठीक है, पूरी दुनिया का मास निकालने जा रहा हूं मैं। अब सवाल पहला तो ये पैदा होता है कि निकालेंगे कैसे। तो ये ज्यादा मैं आपके लिए इसको इंटरेस्टिंग इस वजह से नहीं बना सकता क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ पढ़ के आए हो तुम लोग। मास ऑफ अर्थ मैट्रिक क्लास का टॉपिक है, मैट्रिक क्लास में बच्चा पढ़ के आता है। पता नहीं उनको चाहिए था न्यू टॉपिक इंक्लूड करें ताकि पढ़ाने में मजा आए, बट उन्होंने कहा बच्चे के लिए जब आसानी हो ही रही है तो बिल्कुल ही हड़हराम बनाओ बच्चे को, ताकि आगे वो किसी काम का ना रहे। नहीं, मैं सच बता रहा हूं, जितना बच्चा याद करने से इन सबसे दूर जा रहा है आगे जाके बड़ी प्रॉब्लम होगी। सेकेंड ईयर में पढ़ने का दिल थोड़ी चाहेगा, दिल चाहेगा ऐसी हो सब कुछ, लेकिन क्या है वक्त जो है ना एक जैसा नहीं रहता हमेशा। आप सबसे पहले अर्थ कंसीडर करेंगे और अर्थ को मास ऑफ अर्थ हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। इसकी प्रॉपर जो वर्डिंग्स हैं और प्रॉपर जो कैलकुलेशंस वगैरह हैं वो नोट्स में मौजूद है, वहां से देख लीजिएगा। हम अर्थ का मास कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अब बात यह है, सबसे पहले आप एक अर्थ कंसीडर कर लें, यानी ये हमारा अर्थ है एंड दिस इज ME। ME बोले तो मास ऑफ अर्थ, दिस इज RE रेडियस ऑफ अर्थ। अगर बिलफर्ज आपको मास ऑफ अर्थ कंसीडर करना है तो इमेजिन कर लीजिए कि अर्थ के सरफेस पे एक बॉडी रखी हुई है जिसका मास है स्मॉल m। यानी अब इंग्लिश में जुमले को सुनिएगा, इफ यू वांट टू कैलकुलेट मास ऑफ अर्थ देन फर्स्ट ऑफ ऑल you have to consider a small body of mass small m placed at the surface of earth। अगर आप मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप सरफेस ऑफ अर्थ पे एक छोटी सी बॉडी कंसीडर करेंगे जिसका मास आप इमेजिन कर लेंगे कि स्मॉल m है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि जनाबे आली ये मास ऑफ अर्थ है, ये रेडियस ऑफ अर्थ है और ये स्मॉल m है। ये फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला असल में है F इजिकल टू G, पहला मास, दूसरा मास, फासले के स्क्वायर। ये है ना M1 M2, एक्चुअली कोई हार्ड एंड फास्ट M1 M2 थोड़ी ना है। M1 M2 का मतलब है पहला मास दूसरा मास। यहां पे गौर से देखिए, M1 नहीं है, M1 क्या है? M है। अब दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं आप। M1 क्या है? M, और M2 क्या है? ME, या आप बोलते हैं M1 ME और M2 M है। यानी यहां जो दो मासेज हैं वो M1 और M2 नहीं है, M और ME है। मानते हो? फासला स्मॉल r नहीं है, RE है। तो आप सबसे पहले यहां पे जो रेफरेंस कोड करोगे वो ये करोगे कि देखो भाई बात ये है कि F इज इक्वल टू है G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। नोट से इसकी वर्डिंग वगैरह देख लेना। आप कहेंगे यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, ऐसे ही है। बट हेयर F इज इक्वल टू
F इजिकल टू, अब जो मैं कर रहा हूं ना, आप कहेंगे सर एक्सेप्ट कर रहे हैं हम, बोलो जी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई, जस्ट वैल्यूज पुट की हैं, पहला मास, दूसरा मास और फासले के स्क्वायर। अच्छा जी, ये हमारे बन गई इक्वेशन नंबर 1। वेट का नाम सुना है? वेट का, वेट क्या होता है? फोर्स है। हम मिसाल के तौर पे ये मार्कर है, इस मार्कर को मैंने छोड़ा, नीचे चला गया, क्यों किया? वेट की वजह से किया। हर बॉडी अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो रही है ड्यू टू अ फोर्स, एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड वेट। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बॉडी है स्मॉल m, इस बॉडी को भी सेंटर की तरफ एक फोर्स क्या कर रही होगी? अट्रैक्ट। और वो फोर्स किसके बराबर होगी? वेट के बराबर होगी। ऐसा ही है ना, जैसे आप बैठे हुए, मैं खड़ा हुआ हूं, ये स्टैंड रखा हुआ है, सारी चीजें, हम तमाम बॉडीज को अर्थ अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ये फोर्स क्या कहलाती है? वेट कहलाती है। तो ये बॉडी भी तो सरफेस ऑफ अर्थ पे ही मौजूद है ना भाई, तो इस पे भी तो फोर्स लग रही होगी, और वो फोर्स क्या होगी? वेट होगी। तो लिहाजा मैं कह सकता हूं कि हेयर यहां पे जो फोर्स है वो किसके बराबर है? वेट के बराबर है। फोर्स वेट के बराबर है यहां पर। और मेरे ख्याल से आप कितने ही निकम्मे हो, आपको ये तो पता होगा कि F इजिकल टू क्या हो जाएगा भाई साहब? mg हो जाएगा, मुश्किल तो नहीं है। एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। एनी प्रॉब्लम? अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी गेट। हम इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर करवा रहे हैं, करवा दें कंपेयर। बताओ जब कंपेयर करवाएंगे तो क्या बनेगा? जी एम एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर इज इक्वल टू, मुश्किल, एम से एम क्या हो जाएगा? बताओ अगले स्टेप में क्या बनेगा? जी बोलो जी, क्लियर है? ये जो जी है ना, इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल जब मैं कराऊंगा चैप्टर 6 में, हर जगह यही फॉर्मूला यूज होगा। डेरिवेशन कराऊंगा वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ वाला, तो उसमें भी यही वाला फॉर्मूला यूज होगा। सबसे चैप्टर 6 का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आया है जी इक्वल टू जी। अभी डेरिवेशन कंप्लीट ही हुई है, हमें तो मास ऑफ अर्थ निकालना है, बट जी का फॉर्मूला आ गया जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। ये याद हो जाएगा। जी का फॉर्मूला क्या होता है? भूल जाओ तो इसकी एक ठंडी टेक्निक भी सुन लो, बड़ी सिंपल सी चीज है। जब भी किसी लड़की को उसकी मां बुलाती है ना, जब भी किसी लड़की को उसकी मां बुलाएगी तो एक ही वर्ड कहती है लड़की, जी अम्मी आ रही। क्या कहती है? तुम लोग मत कहो, अजीब से लगोगे, ठीक है? क्या कहती है? क्या कहती है भाई? जी अम्मी आ रही। अब लड़की है लियाकताबाद की, मावा खाती है। लड़की लियाकताबाद की क्या खाती है? अब वो मावा खा रही होगी, तो जैसी वो अम्मी बुलाएंगे तो कहेगी जी अम्मी आ रही टू। कराची है ना, वो है करांची। अब जो करांची के लोग होते हैं, क्या हर वक्त मुंह में भरा होता है? अब भैया जरा बताइएगा ये इम्तियाज की, तो ये 10 हो जाएंगे ना ये। अच्छा, मैंने प्रैंक भी देखा था, इसमें एक प्रैंक देखा था, वो इस तरह से था, कराची में बनाया था वो प्रैंक। नहीं, नादिर अली तो वो करता है, मतलब फेक टाइप करता है। अब फेक करता है क्योंकि अब ना अंडरस्टूड है कि वो रियल कर ही नहीं सकता। नादिर अली हम में से किसी के भी सामने आके प्रैंक करे तो हम नहीं जानते क्या, फेमस तरीन इंसान है, तो अंडरस्टूड सी बात है कि जिसके साथ भी प्रैंक करेगा उसको पता होगा प्रैंक कर रहा है। अब वो शादी हॉल में जाके इतने बड़े पैमाने पे कर रहा है, एक इतने बड़े स्टार के साथ कर रहा है, तो यार अंडरस्टूड है कि वो एक सब के सब ना इनके जो है ना ऑलरेडी जो है ना क्या वर्ड यूज करेंगे, हाँ स्क्रिप्टेड होता है, ये वर्ड यूज करेंगे इसके लिए। तो खैर ये जो है ना, ये याद करने के लिए याद कर लीजिए भाई, लियाकताबादी लड़की है, अम्मी बुला रही है, जवाब क्या देगी? जी अम्मी आ रही। लड़के लड़की बन गए, ठीक है? जी अम्मी आ रही टू, ठीक है? यहां तक क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं, यहां तक मुश्किल तो नहीं है? जी इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ, अपने को क्या निकालना है? आर ई निकालना है हमें तो, सॉरी एम ई, हमें तो एम ई निकालना है। तो अब मैं यहां से एम ई को सब्जेक्ट बना रहा हूं, आप खुद बोलेंगे कि सर आपने बिल्कुल सही बनाया है। बोलो, एनी प्रॉब्लम गर्ल्स, बॉयज? बेटा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब यहां पे जो सारी वैल्यूज है ना वो कांस्टेंट है। यहां पे जो सारी वैल्यूज हैं वो कांस्टेंट है। सुन लीजिए कौन कौन सी वैल्यू। जी की वैल्यू
9.8। आर ई की वैल्यू याद रखिएगा 6.4 एक्सपोनेंशियल 6, जी की जगह 6.67 इंटू 10 की पावर -11। पूरे को सॉल्व करोगे ना तो आ जाएगा 6 इंटू 10 की पावर 24 kg। कितना आएगा? 6 इंटू 10 की पावर 24 kg। और ये हमारा है मास ऑफ अर्थ। अच्छा, इसमें कुछ मुझे बड़ी सस्ती कॉमेडी वाली बातें याद आ रही हैं। मेरी क्लास के जीवन में ले रहा था मैं क्लास उस वक्त, तो उस क्लास के अंदर बड़ा ज़बरदस्त सीन हुआ था। पुराना सीन है, 3-4 साल क्लास ले रहा था, गर्ल्स की क्लास थी। अब उस क्लास के अंदर एक बच्ची ने सवाल किया, उसने कहा सर यही मास ऑफ अर्थ है। मैंने कहा भाई देखो हमें जो पढ़ाई गया वो यही है, मैंने कौन सा पढ़ने में करके देखा है, लेकिन मास ऑफ अर्थ यही है। उसने कहा सर इतना सा? मैंने कहा जी इतना नहीं है, बहुत बड़ा है। 6 एक्सपोनेंशियल 24 का मतलब आप क्या समझते हो? 6 के आगे 24 जीरो लग रहे हैं भाई। ये देखो एक जीरो लगाया 60 kg बन गया, उठा नहीं पाओगे। 600 kg, अभी 2 जीरो 3, 6000, 60,000, 6 लाख kg बन गए। अभी सिर्फ 5 जीरो लगाए, अभी भी 19 जीरो लगाने बाकी हैं। दिस इज द मास ऑफ अर्थ। ये आसान कोई हल्का नहीं है भाई, बहुत ज्यादा है। फिर उस बच्ची ने एक बड़ा क्यूट सा सवाल किया। अच्छा, बच्ची भी बड़ी क्यूट थी, वो सिंपल सी थी, डिसेंट टाइप की। तो उसने सवाल क्या किया, जरा सुनिएगा, ठंडी कॉमेडी नहीं करो, सामने देखो। अब उसने सवाल ये किया, उसने कहा सर लेकिन एक सवाल है, बंदे तो मरते भी हैं, बंदे तो मरते भी हैं। अब मैं इससे पहले कि जवाब देता, आगे से दूसरी वाली लड़की कहने लगी तो पागल पैदा भी तो होते हैं। क्या कहा उसने? पागल। उसने कहा कि जैसे कौन? हाँ सही। तो उसने कहा तो पागल पैदा तो इतना छोटा सा होता है, मरता तो इतना बड़ा है। अब वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये इसका जवाब नहीं है भाई। बात ये है तो फिर मैंने बात एक सिंपल है, बहुत से बच्चों को समझ में भी आ गया होगा कि इंतहाई फजूल बात हो रही है। अबे मरने के बाद बंदा कहाँ होता है? तो कब्र क्या यूनिवर्स में बनाई भी है कि ऊपर ले जाके हाँ भाई चल धक्का मार के यूनिवर्स के तू मर गया, ऐसा नहीं है ना भाई। मर के बंदा है तो अर्थ के अंदर ही ना है, तो आपके अर्थ के अंदर ही रह रहे हो ना। मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मट्टी में मिल रहे हैं, फिर दरख्त बन रहा है, कुछ भी हो रहा है, व्हाटएवर जितने भी सीन चल रहे हैं सब चल तो अर्थ के अंदर ही रहे ना। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं आता। अर्थ का मास कांस्टेंट है और अर्थ के मास में कोई फर्क नहीं आता। इस टॉपिक को बेटा रजिस्टर लपेटे नहीं, मैं काम चेक करूंगा अभी। हमारे पास ये जो बॉयज एंड गर्ल्स, तवज्जो, ये जो टॉपिक है इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आप तमाम बच्चे पहले इसे राइट डाउन करें। सबसे पहले इसे क्या करें? राइट डाउन करें। उसके बाद फिर आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक करवाएंगे। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह, दुआ में याद रखिएगा।